हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स को फ्रॉम द ईयर 2022। आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि लीगल करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो इवेंट्स हैं, वो काफी कम रहे हैं इस साल। आपको किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट को याद रखने की जरूरत खाली तभी है जब उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी अराइज हो। अदरवाइज आपको अपने आप को सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक रखना है। उसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें दो प्रकार के बैचेस हम रन कर रहे हैं। एक है मॉक टेस्ट रिलेटेड, जिसमें आपको 5 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं 500 रुपए में। एक बैच है करंट अफेयर्स रिलेटेड, जिसमें हम उन इवेंट्स पे फोकस कर रहे हैं जहां से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अगर आप ये बैचेस में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन से इन बैचेस को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश की आजादी के 75 साल अभी 15 अगस्त को पूरे हुए थे। 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे हुए थे। तो एक कैंपेन चलाई गई थी। कैंपेन का नाम है हर घर तिरंगा कैंपेन, जिसका फोकस था कि हर घर के ऊपर हमारे देश का तिरंगा लहराए। तो अब इससे जुड़े हुए और क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि दोस्तों, ये हमारे देश के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर एक ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करें अंडर आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए। और ये हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तिरंगे को फहराने का। अगर आप तिरंगा फहराना चाहते हैं, मैं तिरंगा फहराना चाहता हूं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। तो दोस्तों, तिरंगे को, हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया जी ने। और अगर आपसे एक और बात, जो सवाल वो पूछ सकता है, वो ये है कि इसकी जो रेशियो है नेशनल फ्लैग की, वो दोस्तों है 3:2। लेंथ इज टू ब्रेथ 3:2। वहीं जब मैं आपसे अभी बता रहा था, आपसे डिस्कस कर रहा था कि एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, वो किस केस में रिकॉग्नाइज किया गया था? वो रिकॉग्नाइज किया गया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल के केस में, टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। और इससे जुड़ा हुआ बुक से रिलेटेड एक सवाल करंट अफेयर्स का जो बन सकता है, वो ये है कि जो फेमस ऑथर है रस्किन बॉन्ड, उन्होंने एक किताब रिलीज की थी। उस किताब का नाम है लिटिल बुक ऑफ इंडिया, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप देख रहे हैं कैसे एक लीगल करंट अफेयर के इवेंट से एसोसिएटेड करंट अफेयर्स का भी इवेंट है, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी हैं, स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है, लैंडमार्क जजमेंट भी है। तो आपको जब भी कोई इवेंट आप पढ़ें, लीगल करंट अफेयर का हो या करंट अफेयर का हो, तो आप उसको ऐसे पढ़ें जिससे कि स्टैटिक जीके भी उससे रिलेट होती हुई चले। फिर आता है दोस्तों कि हाल ही में इंटरिम बेल दी गई एक्टिविस्ट तीस्ता सेटलवाड को। आपसे सवाल ये नहीं पूछेगा, आपसे सवाल पूछ सकता है कि बेल कहां पर डिफाइंड है। तो बेल डिफाइंड है अंडर सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और 3 प्रकार की बेल होती है। एक होती है इंटरिम बेल, एक होती है एंटिसिपेटरी बेल, और फिर एक होती है नॉर्मल बेल। तो दोस्तों, जो इंटरिम बेल है, वो एंटिसिपेटरी बेल से पहले इंसान अप्लाई कर सकता है, नॉर्मल बेल से पहले अप्लाई कर सकता है। इंटरिम बेल काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दी जाती है, जिससे कि जो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है या बेल की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई हो, उससे पहले ही इंसान इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर देता है। और एंटिसिपेटरी बेल जो होती है, वो दोस्तों उस केस में अप्लाई की जाती है जब इंसान ये एंटिसिपेट कर रहा होता है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। तो उस अरेस्ट से बचने के लिए इंसान एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करता है। पर इंटरिम बेल एंटिसिपेटरी बेल से भी पहले अप्लाई होती है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस केएनजी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर किसी प्रिजनर को जेल काटते हुए काफी समय बीत चुका है, तो वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है यूआपा के अंडर भी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है दोस्तों लोक अदालत से जुड़ा हुआ। तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत इनॉग्रेट की गई है राजस्थान में। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? इसका इनॉग्रेशन किया हमारे देश के 49th चीफ जस्टिस यूयू ललित जी ने, जो कि चेयरमैन भी है नालसा के। और राजस्थान में इसको इनॉग्रेट किया गया है। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डिजिटल लोक अदालत है। अब लोक अदालत से जुड़े हुए और क्या सवाल आपसे पूछ सकता है कि जो परमानेंट लोक अदालत है दोस्तों, उसका जुरिस्डिक्शन कहां तक एक्सटेंड होता है? उसका जुरिस्डिक्शन 1 करोड़ रुपए तक एक्सटेंड होता है। लोक अदालत एक प्रकार की परमानेंट बॉडी है,
और लोक अदालत में 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, उसके साथ ही साथ 2 और लोग होते हैं। जो एक चेयरमैन होते हैं ये फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं या फिर ये फॉर्मर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसके पास जो पावर्स होती हैं लोक अदालत के पास, वो इक्विवेलेंट टू अ सिविल कोर्ट होती है। और अगर कोई इंसान लोक अदालत के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो लोक अदालत के अंतर्गत तो कोई अपील करने का प्रोविजन नहीं है, पर वो चाहे तो एक नॉर्मल लिटिगेशन इनिशिएट कर सकता है कोर्ट में जाके, क्योंकि जो लोक अदालत है वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीके से एक्ट करता है। पर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है लोक अदालत के डिसीजन से तो आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, आप नॉर्मल कोर्ट केस भी फिर बाद में चला सकते हैं। तो दोस्तों, उदय उमेश ललित जी हमारे देश के 49th चीफ जस्टिस बने हैं। और चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसका नाम आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लाइव इस क्लास को देख रहे हैं तो लाइव चैट में साइड में बताइए, पुष्कर, शीतल या जो भी लोग और भी देख रहे हैं, कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो ऑफिस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो आरटीआई के दायरे में आता है। तो ये बात आपको बतानी है। और कुछ और फैक्ट्स स्टैटिक जीके के जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये है कि पहले चीफ जस्टिस तो एच सी कानिया जी थे, हीरालाल कानिया जी थे। शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हमारे देश के कौन रहे हैं? कमल नरेंद्र सिंह जी रहे हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन रहे हैं? वाईवी चंद्रचूड़। और दोस्तों, बीवी नागारत्ना जी हमारे देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं 2027-28 में। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर दोस्तों, एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नर है वो भी प्रिजनर्स को पार्डन कर सकते हैं। पर इसका मतलब क्या था? इसका मतलब जजमेंट का ये था कि सीआरपीसी का एक प्रोविजन है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोविजन का सेक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पर इस जजमेंट में जो बोला गया वो ये बोला गया कि अगर मानिए कि किसी इंसान ने कोई एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसमें जो पनिशमेंट है वो डेथ सेंटेंस भी हो सकती थी, ठीक है, मौत की सजा भी उसे मिल सकती थी, पर उसको जो सजा दी गई वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। तो अब जो गवर्नर साहब है वो अगर चाहें तो वो ऐसे कॉन्विक्ट की, ऐसे शख्स की जो सजा है उसको माफ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं उसके 14 साल कंप्लीट करने से पहले भी। 14 साल जेल काटने से पहले भी गवर्नर अगर चाहे तो उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो उसको दी गई है उसको पार्डन, माफ कर सकते हैं। बट वो ये जो पावर है, he has to exercise this power according to aid and advice of the state government, that is council of minister of the state। फिर आया दोस्तों एक बहुत ही न्यूज में बना रहा राइट टू बी फॉरगॉटन। बोला गया पुट्टा स्वामी के जजमेंट में कि राइट टू बी फॉरगॉटन is a fundamental right under right to privacy which is guaranteed under the Indian Constitution as a fundamental right। तो right to be forgotten एक fundamental right है right to privacy के अंतर्गत। तो पुट्टा स्वामी के जजमेंट में ये बोला गया। तो right to be forgotten का मतलब दोस्तों ये है कि आपके बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स कुछ अगर इंटरनेट पे दी गई हैं तो आप चाहें तो उसको हटवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट है कि लोग उस चीज को अब याद ना रखें और नेट पे ना दिखाया जाए। एक और न्यूज काफी ज्यादा बनी रही टेलीविजन में, न्यूज़पेपर्स में, कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि जो लीगल एज है महिलाओं की, जो लीगल एज है शादी की वो 18 साल है, पर गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है अब इस एज को बढ़ा के 21 साल करने की। और उसके लिए एक पैनल भी अपॉइंट किया गया है रिकमेंडेशन देने के लिए। पैनल में 31 मेंबर्स हैं जो कि रिकमेंडेशन देंगे। अभी हुआ नहीं है इम्प्लीमेंट, अभी पैनल अपॉइंट किया गया है, तो 31 मेंबर्स रहेंगे उसमें। और एक जो अजीब सी बात है वो ये है जिससे सवाल बन सकता है कि इसमें खाली एक ही महिला है, इस 31 मेंबर के पैनल में खाली एक ही महिला है जिनका नाम है सुष्मिता देव। तो इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों टीएस तिरुमूर्ति जी से रिलेटेड। तो टीएस तिरुमूर्ति जी कौन है? ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूनाइटेड नेशंस में, और इनको चेयरमैन बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी का। तो यूनाइटेड नेशंस की जो काउंटर टेररिज्म की कमेटी है
उसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं टीएस तिरुमूर्ति जी। तो दोस्तों ये थे कुछ लीगल करंट अफेयर जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि बनाते हुए गला बैठ जाता है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।